नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। आई होप आप सभी फिट होंगे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 12th क्लास का सेकंड चैप्टर यानी कि खेलों में महिलाएं और बच्चे, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो हमने इस चैप्टर में देखा था कि बच्चों को कितने कितने वर्ष के बच्चों को क्या क्या एक्टिविटीज करानी चाहिए, कितने कितने घंटे की नींद देनी चाहिए, महिलाओं को खेल में कैसे बढ़ावा मिला, कैसे महिलाएं खेल में आई, क्या क्या करती हैं महिलाएं खेल में, और महिलाओं को क्या क्या बीमारियों से गुजरना पड़ता है। तो उसी के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पेपर के एग्जाम के लेवल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम वो करेंगे आज। ठीक है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है प्रश्न 1, आसन से आप क्या समझते हैं। अब हमने इसमें पढ़ा था कि आसन क्या होते हैं, हमारा पोस्चर क्या होता है, हमें कैसा पोस्चर रखना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो आसन पोस्चर की हिंदी होती है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है हमारा कि आसन होता क्या है। ठीक है। आसन से तात्पर्य किसी व्यक्ति के खड़े होने, आराम करने, हिलने या सोते समय उसकी शारीरिक स्थिति से है। अच्छी मुद्रा बिना किसी प्रयास के एक स्थिति है जो व्यक्ति को आराम की भावना लाती है। अब हमारा क्या होता है आसन। आसन हमारा होता है कि जो हमारा पोस्चर है, जब बैठते हुए, खड़े होते हुए, लेटते हुए या कुछ कार्य करते हुए जो भी हमारे आसन होते हैं उनको हम आसन बोलते हैं। ठीक है। अब ये आसन करते क्या है, अगर हमारा पोस्चर सही होगा, अगर हमारा आसन सही रहेगा तो वो हमारी जो बॉडी को है उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं और व्यक्ति को आराम की भावना देते हैं। ठीक है। तो आसन हमारा क्लियर है कि आसन हमारा होता क्या है, करता क्या है, ये सब। अब प्रश्न 2, 5 से 17 वर्ष के बच्चे एवं युवाओं को व्यायाम से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। अब 5 से 17 वर्ष के बच्चे, इनको योगा से, एक्सरसाइज से क्या लाभ होते हैं। ठीक है। क्या क्या इनके अंदर परिवर्तन आता है या फिर क्या क्या इनके फायदे होते हैं। उत्तर, पहला, नियमित व्यायाम से हमारी हड्डियां, मांसपेशियां और जोड़ों मजबूत होते हैं। ठीक है। जो भी हमारी हड्डियां होती हैं, मांसपेशियां होते हैं, जोड़े होते हैं, उन सब में मजबूती आती है। जोड़े मतलब जो भी हमारे जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि नी के हो गए है ना, हैंड के हो गए, तो उनके अंदर मजबूती आती है। जितना हम एक्सरसाइज करेंगे उतने ही मजबूत वो होंगे। ठीक है। फिर सेकंड हमारा क्या है, हृदय और रक्त वाहिका, हृदय एवं फेफड़े प्रणाली मजबूत होती है। जो भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो, और हृदय हमारा बहुत ज्यादा मजबूत होता है उससे, किससे, एक्सरसाइज से। ठीक है। स्नायु एवं पेशीय तंत्र, स्मव्य, गति नियंत्रण एवं गाम कौशलों की सीखना मजबूत होती है। ठीक है। जो भी हमारे स्नायु एवं पेशीय तंत्र होते हैं, यानी कि पेशियां होती हैं, हमारी मांसपेशियां होती हैं, ये सब भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, जटिल होती हैं और बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है, अच्छी हो जाती है। ठीक है। चौथा क्या है, शरीर की स्वस्थ संरचना बनाए रखने से सहायक करता है। जो संरचना होती है हमारे शरीर की, उसको स्वस्थ रखने में, है ना, हमारे पोस्चर को सीधा रखने में, हमारी बॉडी को ब्यूटीफुल बनाने में, हमारी बॉडी को सुंदर बनाने में, आंतरिक ही नहीं बाहर से भी सुंदर बनाने में ये हमारी मदद करता है। ठीक है। प्रश्न 3, ये था 5 से 17 साल के बच्चों के लिए। ठीक है। 5 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए। प्रश्न 3 हमारा क्या है, 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों के नाम सुझाइए। कौन कौन सी शारीरिक गतिविधियां जो 1 से 2 साल तक के बच्चे कर सकते हैं। 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को 1 घंटे से अधिक निष्क्रिय प्रकार की गतिविधियां, जैसे कि कुर्सी पर बैठना या धकेलना वाली, कुर्सी पर बैठना या गोद में बिठाए रखना आदि नहीं करना चाहिए। इनको क्या नहीं करना चाहिए, इनको ऐसे कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे इनकी बॉडी पे, जो बच्चों की बॉडी होती है ना बहुत नाजुक होती है, जो उनकी बोन्स होती है वो और ज्यादा नाजुक होती है, हड्डियां, तो उनको ऐसे कोई काम नहीं करने चाहिए कि जिस वजह से उनके बोन्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम आए, जैसे कि धक्का देना, है ना, कुर्सियों पर बिठाना, क्योंकि कुर्सी से हमारी नेक पे वो आता है प्रभाव, तो ऐसे काम उनको नहीं करवाने चाहिए। इसलिए मम्मी बोलती है कि लाइक हम जब भी उनको गोद में लेते हैं तो हमारी नेक उनके यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब उनकी नेक हमारे यहाँ पे होनी चाहिए ताकि उनकी नेक में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो ये सब गतिविधियां उनको नहीं करानी चाहिए और गोद में ज्यादा देर तक नहीं बिठाना चाहिए बच्चों को। ठीक है। जब बच्चा बैठना अथवा चलना शुरू कर देता है तब उसे मूलभूत शारीरिक क्रियाएं जैसे कि दौड़ना, चलना, कूदना, पकड़ना, फेंकना, लांगना आदि क्रियाएं देनी चाहिए। यानी कि जब वो चलना चालू कर देता है तो उसको कूदना सिखाना चाहिए, भागना सिखाना चाहिए, दौड़ना सिखाना चाहिए, है ना, फेंकना सिखाना चाहिए, लांगना सिखाना चाहिए, ये सारी क्रियाएं करवानी चाहिए जब बच्चा चलने लग जाता है तब।
बच्चों को किताब पढ़ना और कहानी सुनना आदि के लिए 1 घंटे से ज्यादा का समय नहीं देना चाहिए। बच्चे को 11 से 14 घंटे की पर्याप्त नींद मिलनी चाहिए। 1 से लेकर 2 साल तक के बच्चों को कितनी नींद मिलनी चाहिए? 11 से लेकर 14 घंटे की पर्याप्त नींद मिलनी चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए? इनको किताब ज्यादा देर तक नहीं पढ़ने देना चाहिए या पढ़ानी चाहिए। जैसे कि बच्चा जब बोलने लग जाता है, बच्चा जब चलने लग जाता है 2 या फिर 1.5 साल में, तो मम्मी पापा क्या करते हैं कि उनको किताब देते हैं, जो छोटे होते कायदा वगैरह दे देते हैं ना, तो वो नहीं पढ़ाना चाहिए 1 घंटे से भी ज्यादा। ठीक है, अब प्रश्न 4, 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों की एक सूची बनाइए अथवा शारीरिक गतिविधियों के नामों की सुझाव दीजिए। अब 3 से 4 वर्षों के लिए बनानी है हमें कि वो क्या क्या शारीरिक चीजें कर सकते हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं, वो बनाना है हमें। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं? पहला, बच्चों के प्रत्येक दिन 180 मिनट के लिए विभिन्न प्रकार की अलग अलग तीव्रता की शारीरिक क्रियाएं करनी चाहिए, जिसमें से मध्यम से तीव्र गति की क्रिया शामिल होनी चाहिए। उनको कितने देर तक करनी चाहिए? 180 मिनट तक, यानी कि ठीक है, इनको इतनी क्रिया करनी चाहिए, यानी कि उनको मैक्सिमम 3 घंटे तो खेलना ही चाहिए, शारीरिक या फिर शारीरिक क्रिया करनी चाहिए, जो कि मध्यम गति से तीव्र गति वाली होनी चाहिए। जैसे कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर कुछ खेल रहे हैं जिसमें वो भाग दौड़ सकते हैं, मतलब ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, धीरे 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 करके उनकी मेहनत बढ़े। ठीक है, फिर 180 मिनट में की जाने वाली सारी क्रियाएं, जैसे कि आसपास घूमना, खेलना और लुढ़कना, और ऊर्जा से भारी भरी हुई क्रियाएं जैसे कि रस्सी कूदना, दौड़ना और कूददान क्रियाएं शामिल हैं, जैसे कि साइकिल चलाना, पानी में खेलना, पीछा करने वाला बॉल के खेल। ठीक है, ये सारे खेल उनको खिलाने चाहिए। इसके अंदर ये खेल आते हैं जो उनको तीव्र गति से मध्यम गति से तीव्र गति तक लेके जाते हैं, और इनको यही सब कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए? घूमना, खेलना, लुढ़कना, कूदना, रस्सी कूदना, दौड़ना। ठीक है, उसके बाद ऊर्जा से भरी हुई क्रियाएं करना, साइकिल चलाना, पानी में खेलना, पीछे करने वाले बॉल के खेलना। ठीक है, निष्क्रिय अथवा गतिहीन समय 1 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। इस समय के भीतर बच्चों को कहानी सुनना एवं पुस्तक पढ़ना आदि के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब गतिहीन समय का होता है जिसमें हम रेस्ट करते हैं। ठीक है, रेस्ट में हम कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, तो हमारा रेस्ट का समय 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और हमें उसमें बच्चों को कहानी पढ़ना या फिर पढ़ाई करने के लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है? 3 से 4 वर्ष के। अब एथलीट ट्रॉयड से आप क्या समझते हैं और यह क्या है? एथलीट ट्रॉयड से आप क्या समझते हैं और यह क्या है? महिला एथलीट ट्रॉयड 3 संबंधित स्थितियों का एक सिंड्रोम है जो आमतौर पर किशोर या वयस्क महिला एथलीटों में देखा जाता है, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहे हैं, जो अंततः उन्हें अल्प पोषित बना देता है। देखो, जब भी ये बीमारी हमें लगती है तो हमें क्या लगता है कि लाइक हमारा मोटापा बढ़ रहा है। ठीक है, जब भी ये महिला को ये बीमारी लगती है, चाहे वो बहुत पतली ही क्यों ना हो, उसको लगता है कि उसका मोटापा बढ़ रहा है, उसके अंदर फैट की बढ़ोतरी हो रही है, तो वो क्या करते हैं? वो खाना खाना बंद कर देते हैं, वो अपना डाइट अच्छे से लेना बंद कर देते हैं, जिस वजह से वो या तो अल्प पोषित हो जाते हैं, जिस वजह से वो अच्छा खाना नहीं खा पाते, अच्छा नहीं कर पाते। तो यही वो होता है, क्या होता है? एथलीट ट्रॉयड, जिसमें वो सोचने लगते हैं कि लाइक वो अपनी डाइट से ज्यादा खाना ले रहे हैं, तो वो खाना कम कर देते हैं और अपनी हेल्थ को, मतलब जो उनको नीड है डाइट, अपनी बॉडी को उतनी डाइट नहीं प्रदान करते। प्रश्न 6, दुनिया के हर समाज में लैंगिक मान्यताएं अभी भी विद्यमान है, जबकि शिक्षा के कारण इतने सारे परिवर्तन हुए हैं। महिला एथलीटों के किन्हीं 5 मनोवैज्ञानिक लक्षणों की व्याख्या कीजिए। हमें बताना है कि कौन से 5 मनोवैज्ञानिक लक्षण हैं जो महिला के अंदर देखे जाते हैं। महिला एथलीटों के 5 मनोवैज्ञानिक लक्षण हैं। पहला, सीखने के लिए उत्सुक। विभिन्न अध्ययनों के में यह पाया गया है कि महिलाएं अधिक प्रशिक्षित होती हैं और हमेशा नई तकनीक सीखने के लिए उत्सुक रहती हैं। जो हमारी साइकोलॉजी होती है महिलाओं की, वो ये बोलती है कि जब भी महिला स्पोर्ट्स में जाती है तो वो हर एक नई चीज सीखने के लिए उत्सुक रहती हैं, अपना 100% देती हैं और उनको नई चीज सीखने का शौक है। जैसे कि अगर आप अपनी गेम खेल रहे हो तो उसके बारे में, या फिर किसी और कोई और गेम खेल रहे हो तो उसके बारे में जानने की उनको उत्सुकता हमेशा रहती है, मतलब वो जिज्ञासु रहती है एक टाइप से।
तनाव महिलाएं तनाव को बेहतर तरीके से संभालने में सक्षम हैं। उनके पास एक बड़ा सामाजिक समर्थन नेटवर्क है जो उन्हें तनाव से निपटने में मदद करता है। जो तनाव महिला होती है, जो डिप्रेशन से ग्रस्त होती है या फिर टेंशन से ग्रस्त होती है, वही सामने वाली महिला, अगर सामने वाली महिला भी टेंशन या फिर डिप्रेशन से ग्रस्त है तो उसकी जो भी अंडरस्टैंडिंग वो म्यूचुअल हो जाएगी दोनों की, है ना, और वो समझने लगेंगे एक दूसरे को दर्द को। तो जब वो एक दूसरे से वो शेयर करेंगे तो वो मानसिक तनाव कम हो जाएगा या फिर चला जाएगा अगर वो मेजर नहीं है तो इससे क्या हेल्प मिलती है कि ये एक दूसरे का मानसिक तनाव भी दूर कर देते हैं। अब तीसरा, मुकाबला करना। महिलाएं तनाव के प्रति प्रतिक्रिया में भावना केंद्रित मुकाबला का उपयोग करती हैं। इससे उनके प्रदर्शन पर भी सकारात्मक असर पड़ता है, यानी कि ये इमोशनल प्ले करती हैं, इमोशनल खेलती है, जिससे इनके जो गेम है उस पर सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव असर पड़ता है। ठीक है। आक्रामकता। महिलाएं थोड़ी कम आक्रामक हैं। ठीक है, आक्रामकता। महिलाएं थोड़ी कम आक्रामक होती हैं, इसलिए वे मुक्केबाजी, जूडो आदि खेलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती। हालांकि हाल ही में महिलाएं भी इन खेलों में प्रशंसा अर्जित कर रही हैं। अब जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ी इमोशनल ज्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू, एंगर उनका बहुत कम हो जाता है। ठीक है, जब वो एंगर कम हो जाता है ना तो वो जूडो क्या बोलते हैं मुक्केबाजी, इन सब मुकाबलों में अपना मतलब 100% नहीं दे पाती थी जितना मैन दे पाते थे। ठीक है, बट अब उसमें भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, वो भी अपना इमोशनल जो वो है उसको कंट्रोल कर रही है और इन सब खेलों में भी अपना नाम बना रही है। जैसे कि मैरी कॉम को हम जानते हैं, मैरी कॉम एक अच्छी बॉक्सर है और बहुत फेमस बॉक्सर भी है। ठीक है, अब संवेदनशील। महिलाएं अपने ऊपर की गई टिप्पणियों के प्रति अधिक संवेदनशील नहीं होती। यदि वे इन टिप्पणियों पर सकारात्मक देते हैं तो इससे उनके प्रदर्शन स्तर को बढ़ाने में मदद मिलती है। अब हमारे को कोई टिप्पणी करते हैं, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, महिलाओं में मैं बताती हूँ आपको कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हम कोई नेगेटिव टिप्पणी दे दे तो हम उसको इतना बर्डन नहीं लेते कि यार इसने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्या कर दिया था मैंने, हम उसको सोचते ही नहीं, हमारे दिमाग में आती है। पर अगर किसी ने पॉजिटिव कर दी कि यार तूने वो काम बहुत अच्छा किया, ये वो किया, अगर उसमें से 10 बंदे मेरी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं और 2 पॉजिटिव कर रहे हैं तो मैं पॉजिटिव की साइड जाऊंगी, जिससे जैसे मेरा गेम भी अच्छा होगा। और हमेशा महिलाएं पॉजिटिव कमेंट ज्यादा सुनती है एज कम्पेयर टू नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव कमेंट ना उनके गेम को अच्छा करने में बहुत मदद करते हैं उनकी। ठीक है। 7, गोल कंधों की विकृति से आप क्या समझते हैं? गोल कंधे के लिए कोई 4 सुधारक उपाय बताएं। हमने गोल कंधे के बारे में पढ़ा था, है ना, कि पोस्चर में आता है गोल कंधे, जब हम अच्छे से नहीं बैठते, हम झुक के बैठते हैं, हमारे गोल कंधे हो जाते हैं जो आगे को ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए उसको ठीक करने के लिए? गोल कंधे एक विकृति है जिसे किफोसिस से जोड़ा गया है, वर्णित किया गया है, यानी कि जोड़ा गया है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां ऊपरी पीठ अत्यधिक गोल हो जाती है और कंधे आगे की ओर झुके हुए हो जाते हैं या दिखाई देते हैं। गोलाकार कंधे शब्द का उपयोग आराम करने वाले कंधे की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो शरीर की सामान्य संरेखण के आगे बढ़ गया है। जैसे कि मैंने बताया कि गोल कंधे होता गया, जैसे मैं अभी खड़ी हूँ तो मेरा पोस्चर सीधा है, ठीक है, और मेरे कंधे मेरे जो शरीर है उसके लेवल पे है। बट अगर मेरे गोल कंधे हो जाएंगे तो मेरी बैक जो है ना वो ऊपर हो जाएगी और मेरे कंधे ऐसे झुक जाएंगे, आगे को झुक जाएंगे। तो यही होता है गोल कंधे। अब इन्होंने भी यही बताया कि गोल कंधे क्या होता है, इतने में इन्होंने ये बताया कि गोल कंधे क्या होता है। निम्नलिखित 4 सुधारक सकारात्मक उपाय हैं। ठीक है, सुधारक उपाय क्या क्या है? स्ट्रेचिंग व्यायाम, हमें स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। हम जितना स्ट्रेच करेंगे अपनी बॉडी को या फिर बैक की तरफ, जैसे आगे झुके हुए तो बैक की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो उतना ही हमारा पोस्चर खुलेगा, उतना ही हमारा पोस्चर अच्छा होगा, जो गोल कंधे वो सीधे होंगे। फिर मुद्रा सुधार, हमें अपना पोस्चर सुधार करना है। हम हमेशा जो भी काम करते थे उस वजह से तो हुआ है ना ये, तो उस काम को हमें ठीक ढंग से कैसे करना है, कैसे पोस्चर में करना है वो देखना पड़ेगा हमें। फिर मजबूत बनाने वाले व्यायाम, ऐसे व्यायाम करने चाहिए जो हमारे मसल्स को मजबूत बनाए। फिर जीवन शैली में बदलाव, जीवन शैली में थोड़ा बदलाव लाना चाहिए, जैसे कि अगर हमारा हम कोई काम करते हैं, जैसे मैं अगर कोई वजन उठाती हूँ अपने कंधे से तो मेरे को वो चीज छोड़नी पड़ेगी ताकि मेरे कंधे ठीक हो जाए। तो ऐसे ही जीवन में बदलाव लाना। ठीक है, ये 4 हो गए, क्या क्या? स्ट्रेचिंग व्यायाम, मुद्रा सुधार, मजबूत बनाने वाला व्यायाम और जीवन शैली में बदलाव। अब 8वां, खेलों में महिलाओं के कम भागीदारी होने का क्या कारण है, वर्णन कीजिए। खेलों में महिलाएं क्यों कम भागीदारी करती हैं? खेलों में महिलाओं के कम भागीदारी होने के कारण: समय का अभाव,
उनको समय नहीं मिल पाता, घर का काम करना है, सारा काम करना है, फिर घर वालों की देखभाल भी करनी है, उसमें फिर टाइम भी निकालना है, अपनी स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना है, फिर गेम के लिए टाइम निकालना है, तो वो समय का जो होता है ना मैनेजमेंट, वो नहीं कर पाती है। ठीक है, फिर खेलों की पुरुष प्रधान संस्कृति, इसमें भी पैट्रियार्की चलना, इसमें भी पुरुष प्रधान का ही चलना। खेलों, वुमेन के खेल में आप सिर्फ वुमेन क्रिकेट को जानते होंगे, मैरी कॉम को जानते होंगे, सानिया मिर्जा को जानते होंगे, सानिया नेहवाल को जानते होंगे, बस बाकी किसी का नाम नहीं पता होगा आपको। क्यों? क्योंकि हम ज्यादातर फोकस मेंस पे करते हैं, जैसे कि हमें पता है मिल्खा सिंह कौन था, ठीक है, हमें पता है क्रिकेट में कितने प्लेयर्स होते हैं, क्या क्या नाम है किस किसका, और इनफैक्ट हमें बाहर देशों के क्रिकेटर्स का भी नाम पता है। ठीक है, तो वो ही मैन उसमें हो जाता है, हमें वुमेन क्रिकेट टीम की सिर्फ कैप्टन का नाम पता होगा, उसके अंदर जितने प्लेयर्स हैं उन सबका नाम नहीं पता होगा। तो ये दर्शाता है कि हमारा देश अभी भी पुरुष सत्ता में ही है और पुरुष प्रधान ही जी रहा है। ठीक है, तो खेलों में पुरुष प्रधान वाला। फिर दर्शकों की रुचि कम होना, अब दर्शकों ने पहले से ही पुरुष प्रधान का गेम के देखा है, तो उनके में महिलाओं के गेम के लिए बहुत कम रुचि आ जाती है। तो बहुत कम रुचि होने से लोग क्या करते हैं, प्रमोट भी नहीं करते, ऑर्गेनाइज भी नहीं करते कि उनको भी कमाई नहीं होगी। फिर महिला प्रशिक्षणों की कम संख्या, अब महिला क्या सोचते हैं कि उनका कोच भी महिला हो, ठीक है, ताकि उनको कोई दिक्कत ना है। अब महिला कोच तो जब भी होगी ना जब कोई सीखेगा उस चीज को, जब कोई सीख ही नहीं रहा महिलाओं में, तो महिला कोच कहाँ से लाएंगे। तो महिला कोच में कमी है, तो मैन कोच से नहीं सीखना चाहती, इस वजह से भी कमी हो जाती है। सुविधाओं तक उचित पहुंच की कमी, अब सुविधा, मेंस को हर सुविधा मिलते हैं, घर वाले वुमेन को कोई सुविधा नहीं देते, तो सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो वो कैसे करेंगे, तो सुविधाओं की कमी की वजह से। पुष्टि तथा योग्यता आंदोलन की कमी, अब लोग बढ़ाना ही नहीं चाहते, उनकी योग्यताओं को कुछ मानते ही नहीं, कि स्त्री तो उनको लगता है कि जो भी लड़की होती है वो सॉफ्ट होती है और जो लड़का होता है वो हार्ड होता है। तो लड़का जो मेहनत वाले काम है, मसल्स वाले काम है, वो सारे कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती, तो ये भी हो जाता है। खेलों में महिलाओं की भागीदारी के प्रति समाज की दृष्टि, अब समाज की दृष्टि क्या होती है महिलाओं के खेलों के प्रति, कि भाई छोड़ो, ये लड़की तो उच्च लेवल की जा रही है ना, इसका माइंडसेट अलग है, लड़की हाथ से निकल गई, मतलब जो समाज होता है ना वो सपोर्ट नहीं करता, इस वजह से भी लड़कियां नहीं खेलती, और इवन फैमिली वाले भी नहीं करते कभी कभी। घुटनों का टकराना यानी कि नॉक क्या है तथा इसके कारण और उपाय का वर्णन कीजिए। अब घुटनों में घुटने टकराने की नॉक नहीं होता क्या है और इसके उपचार क्या क्या होते हैं। इस विकृति में खड़े हुए सामान्य अवस्था में दोनों घुटने आपस में टकराते हैं, टकराने के बीच अंतर बढ़ता जाता है और व्यक्ति को चलने व दौड़ने में परेशानी की सामना करना पड़ता है। जब भी हम सीधे पोस्चर में खड़े होते हैं तो हमारी टांगों के बीच में गैप होता है, हमें सबको पता है, बट वहीं अगर हमारी नीज टच होने लग जाती है तो उसको बोलते हैं हम नॉक नीज, से जैसे हम ना दौड़ पाते हैं अच्छे से और ना चल पाते हैं। ठीक है, और ये हमारे आगे जाके हमें प्रॉब्लम भी करता है। तो इसके कारण क्या होते हैं, घुटनों का टकराना मुख्यतः संतुलन आहार, विशेष रूप से विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण होते हैं। किस किस की कमी के, विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस के कमी के कारण ये होता है। यह रिकेट्स के कारण भी हो सकता है, रिकेट्स होता है ना, रिकेट्स की हमें प्रॉब्लम हो जाती है विटामिन डी की कमी से, तो उसके कारण भी हो सकता है। ये तो हो गए इसके कारण। अब इसके उपचार, इस विकृति के दूर करने के लिए घुड़सवारी करना सबसे अच्छा व्यायाम है। हमें क्या करना चाहिए, घुड़सवारी। हर कोई तो घुड़सवारी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो दोनों घुटनों के बीच में सिरहाना या तकिया रखे तथा कुछ समय के लिए बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। इससे क्या होगा, हम बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे, या फिर अपने जब भी हम सोते हैं तो उसके बीच में तकिया रखे सोंगे, तो हमारी नौकनी को ठीक करेगा, हमारी पोस्चर को सही करेगा। प्रश्न 10, बच्चों में गामक विकास के चरण की व्याख्या कीजिए। बच्चों में गामक विकास का अध्ययन प्रभावशाली रूप से बाल्यावस्था के निम्नलिखित 3 चरणों की जा सकती है। बाल्यावस्था में होता है बच्चों का गामक विकास, तो क्या क्या होता है, मध्य बचपन जो होता है 7 से 10 वर्ष के बच्चों का, फिर होता है प्रारंभिक बचपन जो होता है 3 से 6 वर्ष के बच्चों का, और फिर होता है उत्तर बाल्यावस्था यानी कि 11 से 12 वर्ष के बच्चे। ठीक है, मध्यम बचपन यानी कि मिडिल चाइल्डहुड, फिर प्रारंभिक बचपन अर्ली चाइल्डहुड, फिर उत्तर बाल्य व्यवस्था यानी कि टीनेजर से पहले की व्यवस्था। ठीक है, तो क्वेश्चन कहते हैं हमारे बच्चों में गामक विकास के 4 चरण की बात करनी है हमें। कितने चरण होते हैं, बच्चों के गामक विकास का अध्ययन प्रभावशाली रूप से बाल्यावस्था में निम्नलिखित 3 चरणों में किया जा सकता है। कौन कौन से चरणों में हम बच्चों का क्या कर सकते हैं, विकास का अध्ययन। मध्यम से 7 से 10 वर्ष में बच्चे समझने लग जाते हैं कि हमें किसको दोस्त बनाना है, किससे क्या बात करनी है। फिर 3 से 6 वर्ष के बच्चे अपने में बिजी होते हैं, बट वो बोलने लग जाते हैं, वो सोसाइटी में घुलने मिलने लग जाते हैं।
फिर 11 से 12 वर्ष के बच्चों के अंदर ये आ जाता है कि भाई हाँ ये ही मेरा दोस्त है और बाकी सब से मैं सिर्फ बात करता हूँ। तो ये वाले जो अध्ययन होते हैं ना कि बच्चों का विकास हो रहा है, गामक विकास हो रहा है, तो वो सब हम इनसे पता कर सकते हैं। ठीक है, बस तो हमारे ये 10 क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको आप पढ़ लेना। और हाँ, हमारे पोस्टर्स में जरूरी नहीं कि गोल कंधे ही आ जाए या नौकनी ही आ जाए, हमारे में कुब्बड़ भी आ सकता है। मैं मतलब जो भी क्वेश्चन है हम ये देखते हैं कि कौन कौन से ज्यादा मैक्सिमम टाइम्स आए हुए, तो वो लिख देते हैं हम। बाकी अगर हमें नहीं पता कि आगे पेपर वाले क्या डाल देंगे, पेपर वाले के दिमाग में क्या चलेगा, बट मैक्सिमम टाइम से क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, क्योंकि इनसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और इनसे ज्यादा, और वो घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अब वो घुमा फिरा के पूछ लेगा कि 4 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 14 घंटे की नींद देनी चाहिए, एमसीक्यू में उन्होंने ये पूछ लिया, तो हाँ या ना, हाँ देनी चाहिए। ठीक है, अब वो पूछ रहे कि 1 से 2 वर्ष तक के बच्चों को क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो आप बोल सकते हो कि क्या क्या नहीं करना चाहिए। जो भी एक्टिविटीज वो करते हैं उनकी विपरीत उनको कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, तो वो बता सकते हो कि कौन कौन सी एक्टिविटी वो करते हैं और उनको क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ईजी चैप्टर है। अगर आप चैप्टर समझ जाओगे तो बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।